Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. अभी तक हम यूनिट 1 पूरा कवर कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप मेरे चैनल पे जाके यूनिट 1 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यूनिट 2 का अभी हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच एंड hypothetical deductive and empirical inductive researches with previous year questions। आज हम पढ़ेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ रिसर्च और देखेंगे कि कौन से रिसर्च एक दूसरे से कैसे अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ये सभी रिसर्चेस को कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो रिसर्च लिखे हैं एक दूसरे के सामने ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं या फिर इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं इनकी की क्वालिटीज को लेकर। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च से कैसे अलग है, फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च से कैसे अलग है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, कंसेप्चुअल और एम्पायरिकल रिसर्च कैसे अलग होते हैं, इनोवेटिव रिसर्च और इंक्रीमेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च में क्या क्या अंतर होता है, और डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च कैसे अलग है। तो यहाँ पे हम हर स्लाइड पे दोनों रिसर्च का कंपैरिजन देखेंगे। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव वर्ड से क्या आपको समझ आता है कि इसमें क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, इंपायरिकल वैल्यूज होंगी इसमें। क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव डाटा होगा कि कोई चीज कितनी अच्छी है, यानी कि इसमें इसका नेचर, डाटा टाइप, मेथड्स, एनालिसिस और पर्पस क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि इसमें किसी भी चीज को किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, बल्कि जो सेट ऑफ रूल्स है नेचुरल साइंसेस के, जो लॉज हैं, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। यानी कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई और इसमें नंबर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटीज हैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं। इसके उलट क्वालिटेटिव रिसर्च में जब आप क्वालिटी देखते हैं तो वहां पे आप सब्जेक्टिव हो जाते हैं, आपके नजरिए बदल जाते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस रिसर्च को देखा जाता है, इसीलिए ये रिसर्च जो है सब्जेक्टिव हो जाती है और ये न्यूमेरिकल ना होके डिस्क्रिप्टिव हो जाती है। इसमें चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें डेटा टाइप क्या होता है, इसमें नंबर या स्टैटिस्टिक्स होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में वर्ड्स, इमेजेस, ऑब्जर्वेशन, इस तरीके का डाटा होता है जिसका कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसमें डाटा होता है। मेथड्स अगर देखेंगे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च में सर्वेज या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनके एनालिसिस करके और ऑब्जर्व करके फिर रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज होते हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं, केस स्टडीज होते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको नंबर्स चाहिए होते हैं बस, और क्वालिटेटिव रिसर्च में आप इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हो। जितना ज्यादा आप किसी चीज को अच्छे से जान सकते हो, आपका जो फोकस रहता है वो डिस्क्रिप्शन पे रहता है हर चीज के। यानी कि अगर आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं या केस स्टडीज भी कर रहे हैं तो उसमें आप हर एक बारीकी को देखते हैं बिल्कुल सब्जेक्टिव होकर, और इसमें हर चीज का अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है। अब एनालिसिस कैसे होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, यानी मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल भी होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में थीमेटिक और कंटेंट एनालिसिस होती है, यानी कि बहुत सारा कंटेंट जो हमने इन मेथड्स के थ्रू अपने पास कलेक्ट किया था, अब उस कंटेंट का एनालिसिस होगा। इसका पर्पस क्या आता है, क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, इसमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है और वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है। अभी आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और अभी के लिए हम बस इतना समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका किसी भी रिसर्च में किसी भी पैरामीटर को नापने के लिए या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएशन किया होता है पहले, उसके बाद आप बहुत सारे टेस्ट के बाद उनको वेरिएबल्स को मेजर करते हैं और फिर टेस्ट का एनालिसिस के बाद रिजल्ट निकालते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च में आप मीनिंग्स ढूंढते हैं, एक्सपीरियंसेस ढूंढते हैं किसी भी रिसर्च का आउटकम निकालने के लिए, और यही इसका पर्पस होता है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को थोड़ा समझते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसमें अ टीचर वांट्स टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस ओवर ऑफलाइन क्लासेस, यानी कि कितने बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा ठीक लगती हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। तो टीचर ने एक सर्वे किया और एक न्यूमेरिकल डाटा आ गया, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स थे तो उनमें से 70% ने ऑनलाइन प्रेफर किया। तो नाउ द टीचर हैज अ नंबर दैट इज 70। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या हो जाएगा, अब टीचर ने क्वेश्चन पूछा वाई दे प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, के ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर क्यों करते हैं। तो वाई जो हो गया, वाई में आपकी क्वालिटी आ गई कि क्योंकि हर एक व्यक्ति का वाई अलग अलग हो सकता है। अभी देखिए क्वांटिटेटिव में जो है, हर एक व्यक्ति को अपना बताना था कि उनको ऑनलाइन पसंद है या फिर ऑफलाइन क्लासेस पसंद है, तो उन्होंने अपना वोट किया। तो यहाँ आपके आपके पास जो है क्वांटिटी आ गई, एक क्वांटिटी, बट एक नंबर आ गया। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जब वाई आ गया, तो वाई का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का वाई अलग होगा, और इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो सब्जेक्टिव हो जाती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव रहती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर्स का खेल है। तो शी कलेक्ट्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे अब टीचर ने क्या कलेक्ट किया, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसका एग्जांपल हो सकता है आई लाइक ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज आई कैन स्टडी एट माई ओन पेस, मैं अपने हिसाब से पढ़ सकता हूँ। तो यही डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, अभी इस यूनिट 2 के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल रिसर्च में कौन सी आ जाती हैं, यूजुअली साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या आता है वो भी देखते हैं। तो देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च का क्या पर्पस होता है। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है, इसमें बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, यानी कि बेसिक क्या है, थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए काम करती है, यानी कि थ्योरी से रिलेटेड, थ्योरी बनाना या थ्योरीज को टेस्ट करना, इससे रिलेटेड इसमें रिसर्च आती है। ये इसका पर्पस होता है। और अप्लाइड रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। देखिए फंडामेंटल रिसर्च ने क्या किया, थ्योरीज और नॉलेज पे काम किया। अब इसी थ्योरी और नॉलेज का टेस्ट करने के लिए अप्लाइड रिसर्च में आ गए, यानी इस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। इसी को हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। जब आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज में ला रहे हैं, दैट इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च जो है इट एक्सपेंड्स थ्योरेटिकल नॉलेज, whereas applied research solves practical problems। इसका आउटकम क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च जब आप करते हैं तो आपकी थ्योरीज निकल कर आती हैं, आपके नए प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। लेकिन जब अप्लाइड रिसर्च होती है, तो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का यूज करके आप किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं या इंटरवेंशन निकालते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कि फिजिक्स के लॉज को डिस्कवर करना। ठीक है। ये फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट हो जाएगा, यानी फंडामेंटल फिजिक्स में जो भी लॉज होते हैं उसमें सारा का सारा क्या होता है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ही तो होता है जिसमें लॉज डिफाइन किए जाते हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, उन फिजिक्स के लॉज का यूज करना। ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, डेवलपिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट। आपके पास एक थ्योरी है कि हाँ भाई पेनिसिलिन से ये ठीक होता है, बट उस थ्योरी को टेस्ट में लाने के लिए आपको पेनिसिलिन को ला करके अप्लाई तो करना पड़ेगा ऑन सब्जेक्ट्स। तो डेवलपिंग अ न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च। जब भी आप किसी भी थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। एक और एग्जाम्पल की आज समझते हैं।
फंडामेंटल में क्या है? अ साइंटिस्ट स्टडीज हाउ मेमोरी वर्क्स इन द ब्रेन। अब उसने सिर्फ पढ़ाई की कि हाउ मेमोरी वर्क्स इन द ब्रेन, ठीक है, उसने सिर्फ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स जाने, ठीक है, कोई इसमें एप्लीकेशन नहीं हुआ, अभी वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, जस्ट जस्ट नॉलेज। बट अप्लाइड में क्या हुआ? अब मेमोरी मेमोरी की जो रिसर्च हुई थी यहाँ, उसकी हेल्प से साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मोबाइल ऐप बना दिया, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया दैट हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर मेमोरी यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। अब यहाँ पे इस नॉलेज का एप्लीकेशन हुआ यहाँ मेमोरी को इम्प्रूव करने में। तो जो नॉलेज वाला पार्ट है या थ्योरी या प्रिंसिपल वाला पार्ट है, ये फंडामेंटल रिसर्च में आएगा, और इसका एप्लीकेशन जो हुआ इस थ्योरी का, ये अप्लाइड रिसर्च में आ जाएगा। आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड थोड़ा सा नाम से ही क्लियर है, वैसे वैसे तो सारे ही रिसर्च नाम से लगभग क्लियर हो जाते हैं, बट फिर भी थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? हमारे पास एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। अभी हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में कि रिसर्च का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप रिसर्च कैसे फॉलो करते हैं। तो ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी देखते हैं, स्ट्रक्चर रिसर्च जो है प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसका। आपको पहले ही पता है कि पहले आपको हाइपोथेसिस बनानी है, फिर आपको हाइपोथेसिस बनाने के बाद आपको एक डाटा भी चाहिए, ठीक है, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, फिर टेस्ट भी करोगे, फिर आपको लिटरेचर रिव्यू भी चाहिए होता है आफ्टर हाइपोथेसिस। तो आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, प्री डिफाइंड है, ठीक है, फिक्स मेथडोलॉजी है कि इसी मेथड का यूज करेंगे हम। तो ये इसकी अप्रोच होती है स्ट्रक्चर्ड की, आपके पास सब पहले से है, प्री डिफाइंड है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें आपको जैसे ठीक लगता है टाइम के साथ आप वैसा करते हैं। और ये ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दो चीजें होती हैं। जब स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, ठीक है, तो इसमें जो है फिक्स मेथडोलॉजी होती है, आपको एक फिक्स मेथड का यूज करना है, और उस मेथड को यूज करके आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि फिक्स होंगे। बट जो अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है ये काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और ओपन एंडेड इसमें मेथडोलॉजी होती है, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। और इसमें डाटा कलेक्शन कैसे होता है? इसमें सर्वे होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस यूनिट में आगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कहाँ पे लगाए जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? ओपन एंडेड इंटरव्यू। ओपन एंडेड इंटरव्यूज का मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट आपको आंसर कर रहा है उसके अपने व्यूज होंगे, और वो अपने हिसाब से आंसर करेगा, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में। तो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में यूजुअली क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है कि उनके आंसर्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, या तो यस या नो, या फिर नंबर में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड रिसर्च में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च के एग्जांपल्स क्या हो गया? मल्टीपल चॉइस सर्वेज। और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में क्या आ जाता है? ओपन एंडेड रिसर्च इंटरव्यूज, जिसमें आमने सामने बैठ के बात की जाती है सब्जेक्ट्स के साथ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च का। अ साइकोलॉजिस्ट gives स्टूडेंट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर विद फिक्स्ड क्वेश्चंस अबाउट स्ट्रेस। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड पेपर साइकोलॉजी है, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स का यानी पेशेंट्स का टेस्ट लेते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जो कि जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं या कुछ पजल्स हो सकते हैं। वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स या पजल्स होते हैं जो कि पहले टेस्ट किए जा चुके हैं और अप्रूव्ड हैं, ठीक है, और रिलायबल भी हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं स्ट्रेस के बारे में। अगर स्ट्रेस के लिए वो टेस्ट लिया जा रहा है तो उसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेस के बारे में। ये स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है इसमें। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा? अब साइकोलॉजिस्ट मान लीजिए थेरेपी कर रहा है,
या फिर कोई भी उसने एक कन्वर्सेशन है, तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, ओपन एंडेड कन्वर्सेशन किए विथ स्टूडेंट्स या पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस विदाउट अ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन था, बट अनस्ट्रक्चर्ड में साइकोलॉजिस्ट ने ओपन कन्वर्सेशंस किए विद स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस विदाउट फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन। यानी कि उसने अपने हिसाब से क्वेश्चन किए और स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से ओपनली आंसर किया, जिससे पता चलेगा उनके स्ट्रेस का। ठीक है, ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च का। इसमें कंसेप्ट वर्स कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पायरिकल रिसर्च देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। कंसेप्चुअल रिसर्च में कंसेप्ट्स होते हैं, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड आइडियाज। लेकिन एम्पायरिकल रिसर्च जो है, इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं। इसमें डेटा कैसा होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है पूरा, थ्योरी थ्योरी एंड कंसेप्ट, थ्योरीज, आइडियाज। बट एम्पेरिकल रिसर्च में एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग्स होती है, रियल वर्ल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। एविडेंस के बेस पे ही जो फाइंडिंग्स हुई हैं उनको वैल्यू दी जाती है, वही डाटा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कंसेप्चुअल रिसर्च में क्या होता है, फिलोसॉफिकल रिसर्च होती है, विचार होते हैं इसमें। लेकिन अंपायरिकल रिसर्च में क्या होता है, साइंटिफिक लैब सर्च होती है, पूरा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, तो सारा कुछ इसमें रियल लाइफ बेस्ड होगा। साइंस में लैब में रिसर्च होगी, सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा, वो काम सिर्फ कंसेप्चुअल रिसर्च में होता है। इनके एग्जाम्पल के साथ देखें तो कंसेप्चुअल रिसर्च जो है, इसका देखते हैं। अ प्रोफेसर राइट्स एन आर्टिकल ऑन हाउ एआई विल चेंज एजुकेशन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरीज। यानी कि पहले से कुछ थ्योरीज हैं जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि एआई कैसे एजुकेशन का फ्यूचर जो है वो बदल के रख देगी। अब एम्पायरिकल रिसर्च में क्या हो जाएगा, अब एक रिसर्चर ने टेस्ट किया कि एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारे अलग अलग एआई टूल्स हैं। तो रिसर्चर ने टेस्ट किया कि हाउ एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग रियल स्टूडेंट्स यूजिंग देम। अब ये रिसर्चर ने क्या किया कि बहुत सारे रियल स्टूडेंट्स हैं, वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है चैट जीपीटी को यूज करते हुए, उनके स्टडीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको। तो ये एक सिर्फ एक कंसेप्ट था, ठीक है, एक आर्टिकल लिखा एक प्रोफेसर ने, ये कंसेप्ट हो गया। बट उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के रूप में एम्पायरिकली ये रिसर्चर ने देखा। अब आगे देखते हैं, इनोवेटिव वर्सेस इंक्रीमेंटल रिसर्च। इनोवेटिव मीन्स कुछ नया कर रहे हो, इंक्रीमेंटल मतलब कोई पहले से कोई चीज है उसमें आप कुछ और इंक्रीज कर रहे हो या ऐड कर रहे हो। इनोवेटिव रिसर्च जो है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग न्यू आइडियाज या ब्रेक थ्रू। यानी कि आप बिल्कुल ही कोई नई चीज लेके आए हो जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। और इंक्रीमेंटल में क्या हो गया, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि जब भी आप पीएचडी करेंगे या फिर कर रहे होंगे शायद कुछ लोग, तो इसमें कई तरीके की रिसर्च हो सकती है। हो सकता है आपका कोई ऐसा आइडिया हो जो बिल्कुल ही नया हो, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा ही ना हो या फिर किसी ने रिसर्च ना की हो। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी इनोवेटिव रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। लेकिन इंक्रीमेंटल रिसर्च क्या हो गया, आपके पास पहले से ही कुछ रिसर्च है, कुछ पेपर्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसमें ये भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया, इंक्रीमेंटल रिसर्च। यानी कि पहले से कुछ नॉलेज है, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हैं अपना, यानी इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। इनोवेटिव रिसर्च में क्रिएटिव न्यू आइडियाज होते हैं, नए ब्रेक थ्रूज होते हैं। इंक्रीमेंटल रिसर्च में इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है। आउटकम क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस, यानी कि बिल्कुल नए और चीजें बदल देने वाले, दुनिया बदल देने वाले इनोवेशंस होते हैं। और इंक्रीमेंटल रिसर्च में क्या होता है, ग्रेजुअल एडवांसमेंट्स होते हैं, यानी कि कोई चीज जैसी है वो इंक्रीमेंटल रिसर्च की बात थोड़ी और बेहतर होती है, और इसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंटल रिसर्च अगर आप करते रहेंगे, हर जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसको उसमें थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट होता रहेगा, ग्रेजुअल एडवांसमेंट होता रहेगा, धीरे धीरे बेहतर होता रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जो था वो बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू जैसे था कि भाई मशीन्स जो है उनकी भी इंटेलिजेंस हो सकती है। क्या ये बहुत ही डिस्ट्रप्टिव चीज नहीं है,
कि अभी तक सिर्फ इंसान सोच पाते थे, बट अब मशीन्स भी वैसा कर पाएंगी। लेकिन अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को यहाँ पे काम पे लगा दिया, यानी कि इसका इंक्रीमेंटल रिसर्च, जो एग्जिस्टिंग एआई का नॉलेज हमारे पास है उसको अब सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स को इम्प्रूव करने में लगा दिया, फॉर इम्प्रूविंग सर्च इंजन एल्गोरिथम्स। अब देखिए इसके एग्जांपल्स। एक कंपनी ने एक बैटरी, नई टाइप की बैटरी को इन्वेंट किया, बनाया, जो कि सिर्फ 5 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। अब इंक्रीमेंटल रिसर्च में क्या होगा, एक कंपनी ने जो पहले से जो बैटरी थी उसी में बेहतरी की, और उसको ऐसा बनाया कि अब वो पहले से 20% ज्यादा चलेगी। ठीक है। अब दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छी है, इनोवेटिव है। लेकिन इसमें क्या था, एकदम नई चीज थी कि वो बैटरी 5 मिनट्स में चार्ज हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग थी, यानी कि उस बैटरी की जो लाइफ थी 20% और ज्यादा हो गई। यानी कि अगर वो पहले 3 घंटे चल रही थी, तो अभी उसमें 20% ज्यादा टाइम के लिए चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है डेस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्ट्स, यानी कि वर्ड्स में होता है डाटा। ठीक है, इसमें किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव का नाम ही है डिस्क्राइब होगा इसमें। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, इसमें किसी भी चीज की एनालिसिस की जाती है, कि कॉजेस को एनालाइज किया, अगर कोई इफेक्ट है तो उसको एनालाइज किया, या किसी भी दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एनालाइज किया, यानी जो भी चीज है उसको एनालाइज किया जाता है। और जब किसी रिसर्च में एनालिसिस हो रही होती है किसी भी वेरिएबल की, तो उसको एनालिटिकल रिसर्च कहा जाता है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है, ये ऑब्जर्वेशनल हो सकती है, यानी ऑब्जर्व करके, या फैक्ट फैक्ट बेस्ड हो सकती है। और एनालिटिकल रिसर्च जो होती है, इसमें इवेल्युएटिव होती है ये, और कंपैरेटिव होती है, कंपैरिजन किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है इसमें। इसके एग्जांपल क्या हो गया, पॉपुलेशन सीनस, यानी कि किसी भी एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने उम्र के लोग हैं, और उसके बारे में पूरा डाटा होता है कि कौन से लोग क्या काम करते हैं, किसकी कितनी उम्र है, और जेंडर, ये सब होता है पॉपुलेशन सीनस में। और एनालिटिकल रिसर्च रिसर्च में क्या हो गया, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। अब इसमें एनालाइज कर रहे हैं ना, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, यूथ पे सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, इसमें एनालिसिस हो रही है, तो ये एनालिटिकल रिसर्च हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। A study records the number of road accidents in city each year। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या हुआ, कि एक स्टडी में क्या है कि एक सिटी में हर साल कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका डेटा है उनके पास। ठीक है। लेकिन एनालिटिकल रिसर्च क्या करेगी, कि व्हाई, द रिसर्चर फाइंड आउट व्हाई एक्सीडेंट्स इंक्रीज। जब वाई आ गया, अब वो एनालाइज करेगा कि एक्सीडेंट क्यों बढ़े, तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ज्यादा ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी फोन पे बात करते हुए लोग अगर ड्राइविंग करते हैं, या पुअर रोड्स हैं, रोड खराब है, इसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़े हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनालिटिकल रिसर्च। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रिसर्च। कल जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च। तो बिल्कुल वैसा ही है, नाम में हल्का सा डिफरेंस है बस। तो डिडक्टिव रिसर्च में क्या है, इट स्टार्ट्स विथ थ्योरी एंड टेस्ट इट। ठीक है, थ्योरी से स्टार्ट होता है, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। और इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इट ऑब्जर्व डाटा एंड डेवलप्स अ थ्योरी। इसमें ये उल्टा होता है डिडक्टिव रिसर्च का, इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है। पहले ऑब्जर्वेशन होती है एंड देन डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी होता है। पहले ऑब्जर्वेशन होता है डाटा का, उसके बाद थ्योरी बनाई जाती है। लॉजिक फ्लो, जनरल टू स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। लॉजिक फ्लो कैसा होता है, डिडक्टिव में ये काम आएगा, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक जनरल थ्योरी होती है, उससे स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। बट इंडक्टिव रिसर्च में उल्टा होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल। डिडक्टिव रिसर्च में
हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, जब थ्योरी होती है आप हाइपोथेसिस बनाओगे तो उसको टेस्ट करोगे, इसीलिए टेस्टिंग हाइपोथेसिस का एग्जांपल हो गया। इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च में डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व किया, उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपने एक नई थ्योरी बनाई। अब एग्जांपल्स देखें। अ डॉक्टर स्टार्ट्स विद अ थ्योरी दैट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है, अब एक डॉक्टर ने एक थ्योरी बनाई कि भाई स्मोकिंग जो है इससे लंग्स का कैंसर होता है। उसके बाद वो डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया। कैसे? बाय कलेक्टिंग पेशेंट डाटा, पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट करके उसको टेस्ट किया। इंडक्टिव रिसर्च में इसका उल्टा होगा। अब डॉक्टर ने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जिनको लंग कैंसर है वो स्मोकर्स हैं। ठीक है, अब पहले क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्व किया कि पेशेंट्स को कैंसर है। उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद डॉक्टर ने थ्योरी बनाई कि स्मोकिंग इंक्रीजेज लंग कैंसर रिस्क, स्मोकिंग से लंग कैंसर का रिस्क बनता है, तो स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च का। आज के वीडियो में हम यही 7 पेयर्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पीवाईक्यूज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और कंटेंट के साथ मिलेंगे। अभी क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन involves drawing generalizable inferences out of observations। The process of deduction, डिडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़ना देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो आप उसको आसानी से समझ के बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और ये कैसे होगा? क्वेश्चन पढ़ना कैसे सीखेंगे? ये होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने से। तो जितना भी हो पा रहा है हर कंसेप्ट के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। बट अगर हम टाइम से सारी यूनिट्स पूरी बना पाए तो उसके बाद आई विल टेक क्लासेस अलग से। उसमें आपके पीवाईक्यूज होंगे सारे यूनिट्स के और टॉपिक वाइज अलग अलग। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। पहले अभी के लिए, लेकिन जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं हर टॉपिक के साथ आपको पीवाईक्यूज करा रही हूँ। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज होंगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ना आएगा और समझना आएगा, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। तो द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व्स, डिडक्शन का प्रोसेस में क्या होता है? इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग जनरलाइजेबल इन्फरेंसेस आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेबल इन्फरेंसेस निकालते हो क्या? ऑब्जर्वेशन से आप इन्फरेंसेस निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो। बताइए, क्या डिडक्शन में पहले ऑब्जर्वेशन आता है फिर आउटकम, सॉरी, इन्फरेंस आता है? जी नहीं, ये डिडक्शन में नहीं होता। ये इंडक्टिव रिसर्च में होता है। अभी लास्ट पेज पे देखें। इंडक्टिव में डाटा होता है और फिर थ्योरी आती है। ठीक है, और जिसमें थ्योरी पहले है और टेस्ट बाद में है वो डिडक्टिव है। ये क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेबल इन्फेरेंस निकल रहा है, यानी पहले ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो ये कैसा हो गया? इंडक्टिव। तो अगर यहाँ डिडक्शन की जगह पे इंडक्शन होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट अभी तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। Positivism advocates the application of methods of natural sciences to the study of social reality। यानी कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म जो है, इट एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस टू स्टडी द सोशल रियलिटी। हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म जो है वो साइंटिफिक होता है। ठीक है, नेचुरल साइंस के लॉज होते हैं उसमें। ठीक है, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, इट डील्स विद सोशल रियलिटी। इसमें जो है सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जबकि पॉजिटिविज्म में साइंस या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो पॉजिटिविज्म होगा वो नेचुरल साइंसेस को एडवोकेट करेगा, उसकी साइड लेगा। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो सोशल स्टडीज की साइड लेगा, एडवोकेट करेगा उस। इसीलिए आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिविज्म एडवोकेट्स the application of the methods of natural sciences to the study of social reality। तो आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेन
प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च आर। अभी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़कर आए हैं। अब बताइए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का प्री ऑक्यूपेशन क्या है। भाई जरूरी चीजें क्या है जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगी ही आएगी। क्वांटिटी है, नंबर्स होंगे यानी मेजरमेंट होगा, तो मेजरमेंट तो होगा ही होगा, ए हो जाएगा। ठीक है। कॉजैलिटी यानी कोई कॉज होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, तो भाई कॉजैलिटी भी होगा इसमें। और क्या इसको जनरलाइज किया जा सकेगा, क्या इसको रेप्लिकेट किया जा सकेगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़कर आए थे, उसमें मेजरमेंट भी है, कॉजैलिटी भी है, रेप्लिकेशन भी है, और जनरलाइजेशन भी है। ठीक है। इसमें किसी लॉ को जनरलाइज भी किया जाता है, तो ये चारों चीजें आ जाएंगी क्वांटिटेटिव रिसर्च में, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन एबीसीडी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। एक टेस्ट के, एक अच्छे टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अच्छे टेस्ट के उनको आपको चूज करना है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ भाई, अच्छे टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि वो बायस नहीं होता है। सब्जेक्टिविटी मींस बायस हो गई वो, आ, किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखेगा चीज को कुछ और दिखेगी, किसी और के पर्सपेक्टिव से देखेगा कुछ और दिखेगी, तो वो चीज सब्जेक्टिव हो जाती है। बट यहाँ पे नेचुरल साइंसेस के लॉज से देखा जाता है किसी भी चीज को, तो यानी कि चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है। किसी भी चीज की साइड नहीं ली जाती है, अनबाइस्ड होता है। Objectivity is always unbiased while subjectivity can be biased। ओके, ये छोटा सा पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्या अच्छे टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। क्या वैलिडिटी, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए, बिना वैलिडिटी के कैसे काम चलेगा। क्या कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है। हाँ जी होती है। क्या डायग्नोस्टिसिटी होती है, यानी कि जब टेस्ट वेस्ट करेंगे तो क्या ये सब चीजें, अगर आप किसी चीज को टेस्ट कर पा रहे हैं तो क्या ये एक अच्छे टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, टेस्ट कर पा रहे हैं, डायग्नोस्टिसिटी है उसमें, तो आप अच्छे से रिजल्ट ला पाएंगे ना, अच्छे से आप एनालाइज कर पाएंगे। और क्या प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ भाई, प्रैक्टिकेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। इसीलिए ये पांचों जो आपके हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं एक गुड टेस्ट के लिए या रिसर्च के लिए, तो ये पांचों ही सही हो जाएंगे, तो एबीसीडी आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट यूजुअली, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसको कैसी स्ट्रेटेजी की तरह देखा जा सकता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जो बातें सही है वो यहाँ से हमको चूज करनी है और उसको टिक करना है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च, it entails a deductive approach to the relationship between theory and research, यानी कि डिडक्टिव अप्रोच होता है टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, थ्योरी और रिलेशनशिप के, थ्योरी और रिसर्च के बीच में डिडक्टिव अप्रोच होता है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस था। क्वांटिटेटिव डिडक्टिव होती है, क्वालिटेटिव जो है वो इंडक्टिव होती है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो लेकिन जो क्वांटिटेटिव है वो हमेशा डिडक्टिव होगी। ठीक है। तो emphasize on inductive approach to the relationship between, क्या थ्योरी और रिसर्च के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इंडक्टिविटी पे एम्फेसाइज करता है, नहीं। रिजेक्ट्स द प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ नेचुरल साइंस मॉडल, नहीं, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च साइंटिफिक होती है और पॉजिटिविज्म अप्रोच होता है, इसीलिए इट कैन नॉट रिजेक्ट द नॉर्म्स एंड लॉज ऑफ नेचुरल साइंटिफिक मॉडल। ठीक है, नेचुरल साइंटिफिक मॉडल को फॉलो करेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि ये पॉजिटिविज्म अप्रोच है, पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। एंड इट embodies a view of social reality as a constantly shifting emerging property of individuals creation।
सोशल रियलिटी नहीं भाई, सोशल साइंस वाली चीजें आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ जाती है। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इट एंटेल्स अ डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। क्या डिडक्टिव अप्रोच होता है थ्योरी और रिसर्च के बीच में। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। Qualitative research lays emphasis on contextual understanding। क्या क्वालिटेटिव रिसर्च कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे एम्फेसिस करता है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर देता है। स्टेटमेंट टू कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होती है, तो भाई बिल्कुल गलत चीज है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको फॉलो करते हुए ये रिसर्च आगे बढ़ती है। और क्या इसमें कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हाँ भाई, इसमें कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, ये आपका स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बतानी है आपको, क्या सिमिलैरिटी है। बोथ आर कंसर्न विद डाटा रिडक्शन। क्या ये दोनों डाटा रिडक्शन के लिए काम करती है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन इन डाटा। इन दोनों में डाटा का वेरिएशन होता है। ये तो देखिए, अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह से डाटा लिया जाएगा तो वेरिएशन तो होगा ही डाटा का। ये तो हर रिसर्च में होता है कि डाटा में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो बी तो आपका करेक्ट है ही। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ ले एम्फेसिस ऑन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एम्फेसिस करते हैं दोनों। डी कह रहा है बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन। तो ये पॉइंट देखिए गलत हो जाएगा। जनरलाइजेशन पे एम्फेसिस नहीं करते हैं। जो अभी हम क्वेश्चन से पहले जो लास्ट स्लाइड हमने पढ़ी थी, उसमें लिखा था, इंडक्टिव और डिडक्टिव का भी लिखा था कि जनरलाइजेशन कहाँ जाता है, कौन सा स्पेसिफिक टू जनरल जाता है और कौन सा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है इसमें लेकर। ठीक है, तो इसीलिए डी गलत हो जाएगा। एंड बोथ आर कंसर्न विद रिसर्च आंसरिंग। रिसर्च को आंसर करने से कंसर्न रहते हैं। रिसर्च को आंसर तो करना जरूरी है ही, तभी तो हो रही है रिसर्च, वरना क्या मतलब है। तो ई आपका सही है। अब देखें, डी जो है वो तो गलत है। तो जिस ऑप्शन में आपका डी आ रहा है उसको आप हटा दें। ए बी सी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन में डी आ रहा है, ये तीनों हट जाएंगे और आपका ऑटोमेटिकली फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए बी एंड ई। ए मीन्स बोथ आर कंसर्न विद डाटा रिडक्शन, यानी कि डाटा कम से कम करना होता है और एक आउटकम पे पहुंचना होता है। बी यानी बोथ आर कंसर्न विद वेरिएशन डाटा, डाटा का वेरिएशन भी होता है दोनों में। और बोथ आर कंसर्न विद रिसर्च आंसरिंग, आंसर भी करना होता है। तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडे। और भी कई तरह की रिसर्च होती हैं, आने वाली क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also prepare for UGC नेट एग्जामिनेशन। एंड हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें मिनिमम से मिनिमम कंटेंट होता है, बट वी ट्राई टू डिलीवर मोर देन वी आर राइटिंग हियर ऑन द स्क्रीन। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स एज मच एज पॉसिबल। ज्यादा बहुत ज्यादा लिखा हुआ आपको नहीं मैं पढ़ाती हूँ। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम्स में अभी तक आई हैं उसके हिसाब से ही आई एम टीचिंग यू। सो यहाँ पे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो आई एम होपिंग कि आपको भी वीडियो से चीजें समझ आ रही होंगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।